हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है डीजल प्लांट लेआउट विथ ऑक्सिलरीज। मतलब जो डीजल प्लांट जो लेआउट है आपका, उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहले जो आपका जो इसमें कंपोनेंट आता है वो आता है आपका इंजन। ओके, इंजन का क्या वर्किंग है? दिस इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्लांट विच डेवलप रिक्वायर्ड पावर। इंजन कैसे रहता है आपके, इसका मेन कंपोनेंट रहता है और वो क्या करता है, पावर को डेवलप करता है। ठीक है। और द इंजन इज़ जनरली कपल्ड टू द जनरेटर। मतलब जो इंजन है आपका वो किसके साथ कनेक्ट रहेगा, वो रहेगा आपके जनरेटर के साथ कनेक्ट। मतलब जैसे ही आपके इंजन में पावर डेवलप हुआ वो जाएगा सीधा जनरेटर में। ओके, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कंपोनेंट रहता है वो आएगा आपका एयर इंटेक सिस्टम। ओके, यहाँ पे देखिए एयर टैंक, एयर कंप्रेसर, ये क्या होगा आपका एयर इंटेक सिस्टम हो गया। द एयर इंटेक सिस्टम कन्वे फ्रेश एयर थ्रू पाइप्स और डक्ट्स टू द इंजन। मतलब क्या करेगा, एयर यहाँ से फ्रेश एयर सीधा सप्लाई करेगा वो इंजन को। द फंक्शन ऑफ द एयर फिल्टर टू रिमूव द डस्ट फ्रॉम द एयर विच इज टेकन बाय द इंजन। और साथ में हम उसमें क्या कनेक्ट करते हैं, फिल्टर। तो फिल्टर का काम करते हैं, जो भी हम एयर ले रहे हैं स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए वो कैसी होनी चाहिए, डस्ट रिमूव, मतलब उसमें डस्ट पार्टिकल रहनी चाहिए और एकदम वो एयर फ्रेश रहनी चाहिए। इसलिए हम वहाँ पे क्या कनेक्ट करते हैं, फिल्टर। नेक्स्ट, फिल्टर्स आर ऑफ डाई और ऑयल बाथ टाइप्स आर यूज। लेकिन फिल्टर कैसे रखते हैं, तो डाई भी रहता है या फिर ऑयल बाथ वाला भी रहता है। सम ऑफ द प्रिकॉशन वाइल कंस्ट्रक्टिंग एयर इंटेक सिस्टम, इंटेक में नॉट बी लोकेटेड इनसाइड द इंजन रूम। और जो प्रिकॉशन है वो क्या लेते हैं, जो यहाँ पे देखो, ये जो आपका जो एयर इंटेक सिस्टम है वो हमने बाहर कनेक्ट किया। देखो यहाँ पे एयर फिल्टर है, तो ये सिस्टम हमने कहाँ पे बिठाया, इंजन के बाहर बिठाया। हम इसको इंजन के अंदर नहीं बिठा सकते, ये रहेगा हमारा प्रिकॉशन। उसके बाद आएगा आपका एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम मतलब ये यहाँ से जो एग्जॉस्ट साइलेंसर है ये रहेगा आपका एग्जॉस्ट सिस्टम। So this system includes silencer and connecting ducts. The temperature of the exhaust gases are high, so the heat of the exhaust gases may be used for heating the oil or air supply to the engine. यहाँ पे हम क्या कनेक्ट करते हैं एग्जॉस्ट में, एक तो हम साइलेंसर कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे डक्ट रहता है। डक्ट इसलिए कि हीट को वो एक्सचेंज करेगा, मतलब जो हॉट गैसेज जो बाहर निकलेगी हम यूज़ करेंगे ऑयल और वाटर के लिए। ओके, उसके बाद फंक्शन ऑफ दिस एग्जॉस्ट सिस्टम इज टू डिस्चार्ज द इंजन फ्लू गैसेज इनटू एटमॉस्फेयर। और एग्जॉस्ट सिस्टम का क्या मतलब रहेगा, जो अनवांटेड जो गैसेस हैं आफ्टर बर्निंग उसको हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में रिमूव करेंगे। द एग्जॉस्ट गैसेस आर यूज्ड टू प्रोवाइडिंग द वेस्ट हीट रिकवरी डिवाइस टू प्रीहीट द ऑयल एंड एयर सप्लाई टू द इंजन। उसके बाद आएगा आपका फ्यूल सिस्टम। सो यहाँ पे देखो ये रहेगा आपका फ्यूल सिस्टम, फ्यूल टैंक, डे टैंक, ओके, फ्यूल फिल्टर, तो ये रहेगा आपका फ्यूल सिस्टम। Main flow is made workable and arranging of piping equipment with heaters, bypasses, shut-offs, drain lines, relief valves, strainers and filters, flow meters and temperature indicator। ये क्या रहेंगे, वहाँ पे एक्सेसरीज कनेक्ट है उस फ्यूल सिस्टम में। इसके डायग्राम मैंने नोट्स में कनेक्ट किए, आप वहाँ से वो ले सकते हो। ये जो एक्सेसरीज है ये कहाँ पे कनेक्ट रहेगी, पूरे वो फ्यूल सिस्टम में कनेक्ट रहेगी। उसके बाद द फ्लो प्लान्स डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फ्यूल, इंजन, इक्विपमेंट एंड साइज ऑफ द प्लांट। और जो फ्लो का जो प्लान है वो कैसा रहता है, उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड है। मतलब साइज़ की लिमिट से हम इसको क्या कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। द मेन स्टोरेज टैंक कंटेन्स मैन होल फॉर रिपेयर फिल लाइन्स टू रिसीव ऑयल। और जो ऑयल टैंक है वहाँ पर एक मैन होल रहता है। मैन होल इसलिए अगर कुछ उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई तो रिपेयरिंग पर्पज़ के लिए हम वहाँ पर मैन होल कनेक्ट करते हैं। उसके बाद to receive oil vent lines to discharge vapor, overflow return lines for controlling oil flow and suction line to withdraw oil। यहाँ पे ओवरफ्लो लाइन में रहती है ऑयल। ओवरफ्लो लाइन इसलिए अगर समझो डे टैंक में अगर ऑयल ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, वहाँ से वो रिटर्न भेजेगा। ठीक है, देखो ये रहेगा आपकी फ्यूल सिस्टम। उसके बाद आते हैं कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम इसलिए ज़रूरी है कि इंजन क्या होगा, गर्म हो जाएगा, तो उसको कूल रखने के लिए हमें कूलिंग सिस्टम में कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस सिस्टम इंक्लूड्स वाटर सर्कुलेटिंग पम्प्स, कूलिंग टावर्स और स्प्रे पॉइंट्स एंड वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। उसमें क्या रहता है, कूलिंग टावर्स रहते हैं और स्प्रे पॉइंट्स रहते हैं। द पर्पज ऑफ द कूलिंग सिस्टम टू कैरी द हीट फ्रॉम द इंजन सिलेंडर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर इन द सेफ रेंज। मतलब इसका मेन मोटिव क्या रहता है, जो इंजन को जो टेम्परेचर जो बढ़ जाता है ऑपरेशन के वक्त, सो उसको मिनिमाइज़ करना और उसकी जो एफिशिएंसी वो बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कूल करते रहते हैं इंजन को। The temperature of gases inside the engine cylinder may vary from 35 डिग्री सेल्सियस टू एज अ हाइट 275 डिग्री सेल्सियस। मतलब 35 से 275 डिग्री तक इसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। सो इतना ज़्यादा टेम्परेचर को हमें ठंडा रखने के लिए हमको कूलिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी रहती है। ओके,
At this temperature range, the cylinder wall, cylinder piston metals will lose their characteristic and pistons has the liners. क्या होगा ना, आपको एक चीज़ मालूम होगी, किसी भी चीज़ को अगर हमने गर्म कर दिया तो उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज होता है। जैसे अंदर पिस्टन रहेगा, सिलेंडर रहेगा, और अगर अंदर बहुत ज़्यादा हीट बढ़ गई तो क्या हो सकता है, उसकी जो साइज़ है वो भी वैरी हो सकती है। ओके, सो इसलिए उसको हीट को कम करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, कूलिंग सिस्टम ज़रूरत है। सो बेसिकली इसके दो सिस्टम रहते हैं, एक रहता है एयर कूलिंग और एक रहता है वाटर कूलिंग। जो आपने जो देखा होगा जैसे बाइक्स वगैरह हो गई, उसमें क्या रहता है, एयर कूलिंग रहते हैं। इंजन को आपने देखा होगा फिन्स कनेक्ट रहते हैं। फिन्स वो इसलिए रहते हैं कि एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से इंजन कैसा रहना चाहिए, आपका ठंडा रहना चाहिए। जो बाकी के जो आपने देखे ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, उसमें क्या रहते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम रहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, रेडिएटर में पानी डालते रहते हैं। ओके, सो अपना डीजल इंजन, तो इसमें बेसिकली दो टाइप के कूलिंग सिस्टम आती है। अब जो पहला एयर कूलिंग है, इसके बारे में देखते हैं। Heat is carried by the air flowing over and around the engine cylinder. Fins are cast on the cylinder head and barrel to provide the additional conductor and radiating surface. इसको क्या कनेक्ट रहते हैं, फिन्स, और फिन्स का एरिया कैसे रहता है, ज़्यादा रहता है, इसलिए कि मैक्सिमम वो एयर के कांटेक्ट में आना चाहिए और वो इंजन को क्या करना चाहिए, उसमें ठंडा करना चाहिए। इसके एडवांटेज, जैसे बाइक को आप देख लेना, बाइक्स को क्या रहते हैं, इंजन जहाँ पे सिलेंडर हेड रहता है आपको उसको फिन्स रहते हैं। सो फिन्स इसलिए रहते हैं कि एयर का कॉन्टैक्ट मैक्सिमम होना चाहिए और इंजन आपका ठंडा रहना चाहिए। अब इसके एडवांटेजेस है, नो वाटर जैकेट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब इसको वाटर जैकेट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब्सेंस ऑफ कूलिंग पाइप्स, रेडिएशन मेक सिस्टम सिंपलर, इसमें कूलिंग पाइप की भी ज़रूरत नहीं है। नो डेंजर ऑफ कूलेंट लीकेज, कूलेंट का लीकेज होने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम ऑफ फ्रीजिंग ट्रबल, इसका इट इज़ अ सेल्फ कंटेन यूनिट, नो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड। हाँ, और इस कूलिंग सिस्टम के लिए कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट ज़रूरी नहीं है। ओके, जैसे कि वाटर कूलिंग के लिए हमें रेडिएटर लगता है। ओके, सो एयर कूलिंग के लिए उसकी ज़रूरत नहीं। सिलेंडर का शेप हम उस तरह से बनाते हैं, उसको फिन्स कनेक्ट कर देते हैं। सो उसके क्या होता है, इसको कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। उसका जिसके डिसएडवांटेज, देयर मूवमेंट इज़ नॉइजी, नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग एंड मेंटेनेंस इज़ नॉट ईजी, लेकिन इस सिस्टम का सिर्फ नॉइजी रहती है और इसके बाद जो रेट है इसका वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, मतलब वो वैरी होता रहता है। ओके, उसके बाद आउटपुट ऑफ एयर कूल इंजन इज लेस देन दैट वाटर कूल इंजन, और इसका जो आउटपुट है वो कैसा रहता है, एज कम्पेयर टू वाटर इज़ वेरी लेस। स्मॉलर यूजफुल कॉम्प्रेशन रेशो, और इसका कॉम्प्रेशन रेशो कहते हैं स्मॉलर भी रहता है, मतलब जैसे कि बाइक्स वगैरह हो गई ना, इसका कॉम्प्रेशन रेशो कम रहता है। सो बेसिकली हम एयर कूलिंग सिस्टम सिर्फ बाइक के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी जो व्हीकल्स हो गए, हेवी व्हीकल, उसका कॉम्प्रेशन रेशो ज़्यादा रहता है, इसलिए हम उसको वहाँ पे एयर कूलिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हमको वाटर कूलिंग सिस्टम चाहिए। So there is a second water cooling. It is an indirect method of cooling engine. The cylinder wall and heads are provided with jackets through which cooling liquid can be circulated. यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सिलेंडर और हेड है अपना सिलेंडर का, उसको किससे कनेक्ट करते हैं, वाटर जैकेट से। वहाँ से क्या होता है, फिर लिक्विड सप्लाई होता है और वो क्या कर सकता है, इंजन को ठंडा रखता है। उसका द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सिलेंडर वॉल्स टू द लिक्विड बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ये कंडक्शन एंड कन्वेक्शन दो हीट एक्सचेंजर के मेथड है। कंडक्शन मतलब क्या आता है ना, कि टू बॉडीज़ आर फिजिकली कनेक्ट विद ईच अदर, और इससे क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है। और कन्वेक्शन मतलब क्या आता है कि एयर के कॉन्टैक्ट से वो हीट ट्रांसफ़र होती है। ओके, सो ये दो कंसेप्ट है हीट ट्रांसफ़र के। ओके, ठीक है। सो वाटर कूलिंग के लिए हम कंडक्शन का भी यूज़ करते हैं और कन्वेक्शन का भी यूज़ करते हैं। द लिक्विड बिकम्स हीटेड एज इट पासिंग थ्रू जैकेट्स एंड कूल बाय मीन्स ऑफ एयर कूल रेडिएटर सिस्टम। क्या होता है, जैसे वाटर हम सर्कुलेट करेंगे जैकेट से तो वहाँ पे होगा कंडक्शन, क्योंकि फिजिकली कांटेक्ट में आ रहा है। सो क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, आपका गर्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे आपने देखा होगा इंजन में रेडिएटर पे रहता है, सो रेडिएटर क्या करेगा, वो एयर से वहाँ पे ठंडा कर देगा। सो एयर का कॉन्टैक्ट आ रहा है इंजन के साथ, मतलब वो फिजिकली कनेक्ट क्या नहीं। सो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। जहाँ पे अगर दो बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में आके आती है तो उसको कंडक्शन बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे एक बॉडी और दूसरी बॉडी एयर के मीडियम से अगर कांटेक्ट में आती है उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। सो इस केस में हम कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों भी कंसेप्ट लगाते हैं वाटर कूलिंग के लिए। सो इसके बाद इसके एडवांटेज रहेंगे, फ्यूल कंजम्पशन इज लेस, फ्यूल कंजम्पशन कैसा रहेगा, इसका कम रहेगा। उसके बाद कूलिंग वाटर कैन बी कन्वीनियंटली हीटेड विद एवर रिक्वायर्ड। उसके बाद वी कैन डिजाइन एनी साइज ऑफ कूलिंग सिस्टम फॉर द इंजन। उसके बाद नो प्रॉब्लम ऑन नॉइज। डिसएडवांटेज रहेगा इसका, वाटर रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम, मतलब वाटर कितना लगता है वो उसके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है। उसके बाद पावर एब्जॉर्ब बाय पंप फॉर सर्कुलेटर इज हायर देन दैट कूलिंग फैन, और कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज हाई। ओके,
सो ये कुछ हमने टॉपिक्स पढ़ लिए अभी, और इसके बाद जो आगे का जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।